करवा चौथ पर चांद की चोरी। मछुआरिन मीना समुद्र के किनारे खड़ी होकर एक ऊंची लहर का इंतजार कर रही थी। इतने में ही चंद्रमा समुद्र के सबसे नजदीक आता है और समुद्र में से ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं। मीना उसी लहर के ऊपर अपना जाल लेकर खड़ी हो जाती है और चांद को अपने जाल में कैद कर लेती है। अब आया चांद मीना के कब्जे में। अब तो मुझे ये शर्त जीतने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मीना ने चांद की चोरी क्यों की? क्या वो चांद ही था? उसे किसने बनाया? किस चीज से बनाया? क्यों बनाया? आदि सवालों के जवाब जानने के लिए हमें देखना होगा पूरी कहानी को। मीना एक गरीब मछुआरिन थी जो समुद्र में से मछलियां पकड़ उसे बाजार में बेच देती थी। मच्छी ले लो मच्छी, ताजी ताजी मच्छी। तभी मीना को बीच रास्ते में गांव का सबसे धनी सेठ टोडरमल रोक लेता है। अरे मीना, क्या बात है? आज तुमने मेरे घर पर मच्छी नहीं पहुंचाया और इसे यूं बाजार में क्यों बेचने लगी? हमारा तो सौदा हुआ था ना कि तुम अपनी सारी मछलियां मुझे ही बेचोगी। गुस्ताखी के लिए मीना पहले ही माफी चाहती है सेठ जी, लेकिन इतने कम दाम में मीना अपनी जान जोखिम में डालकर पकड़ी गई मच्छियां नहीं बेच सकती। अगर आप दाम बढ़ाएंगे तो ये सौदा जस का तस बना रहेगा। सेठ टोडरमल मीना को गुस्से से घूरते हुए बोला। अकेली औरत हो, घर में कोई है नहीं, इतने पैसे का करोगी क्या मीना रानी? ये पैसे मैं अपने लिए नहीं कमाती सेठ जी, ये तो मैं अपने बेटे अरुण के लिए कमाती हूँ। उसे मैंने शहर भेजा है वैज्ञानिक बनने की पढ़ाई करने के लिए। उसी की फीस के लिए इतना हाय तौबा करती हूँ। सेठ टोडरमल जब ये सुनता है कि मीना का बेटा अरुण वैज्ञानिक बनने की पढ़ाई कर रहा है तो वो खुशी से फूले नहीं समाता। उसकी एक खूबसूरत बेटी थी रूपा। उसने सोचा यही सही समय है अपनी बेटी रूपा को एक योग्य वर के हवाले करने का। वो मीना के सामने एक शर्त रख देता है कि मैं क्या कह रहा था मीना, कि अगर तुम मुझसे वादा करो कि वैज्ञानिक बनने पर अपने बेटे अरुण की शादी मेरी बेटी रूपा से करवाओगी तो मैं आज से ही तुम्हारी मछलियों का दाम दुगना कर दूंगा। सेठ टोडरमल अपनी बेटी की शादी में उसे खूब दहेज देंगे। ये सोच मीना खुशी खुशी ये शर्त स्वीकार कर लेती है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। अरुण की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। वो अब एक वैज्ञानिक बन गया होता है और एक बड़े स्पेस एजेंसी में काम भी करने लगता है। चंद्रयान-3 मिशन भी कंप्लीट हो गया। अब बस गगनयान मिशन भी किसी तरह सक्सेसफुल हो जाए, फिर तो हमारे देश के नागरिक भी अंतरिक्ष की यात्रा कर सकेंगे। उस स्पेस एजेंसी की बॉस थी सुष्मिता। सुष्मिता अरुण को बहुत पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती है, लेकिन अरुण उसे बार बार मना कर देता है। देखो सुष्मिता, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ये नहीं हो सकता। मैं अपनी माँ से पूछे बगैर कुछ नहीं करता। ओह कम ऑन अरुण, तुम क्या बच्चों की तरह दिन भर मामा करते रहते हो? अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेने चाहिए। अरुण कुछ सोच में पड़ जाता है। तभी सुष्मिता सही समय देख अरुण की दुखती रग पर वार करती है और उसे कंपनी में प्रमोशन करने का लालच देती है। अरुण को अपनी गरीबी के दिन याद आ जाते हैं और वो प्रमोशन के लालच में सुष्मिता से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। सुष्मिता खुशी से उछल पड़ती है। बहुत अच्छे अरुण, मुझे तुमसे ऐसी ही समझदारी की उम्मीद थी। मीना का सेठ टोडरमल को किया गया वादा पूरा करने का समय आ गया था। वो पूरे उत्साह से अरुण की शादी की तैयारियों में जुट गई थी, लेकिन तभी एक दिन अरुण सुष्मिता को लेकर घर में दस्तक देता है। ये देख मीना के होश उड़ जाते हैं। ये कौन है बेटा? तुझे तो पता था ना कि तेरी शादी मैंने रूपा के साथ तय कर दी है, फिर भी। वो माँ, अगर मैं ये नहीं करता तो मेरा प्रमोशन नहीं होता। अब मेरे वादे का क्या होगा? सेठ टोडरमल तो मुझे कच्चा चबा जाएगा। ये बोलते ही मीना डर के मारे वहीं बेहोश हो जाती है। सुष्मिता अरुण के साथ उसके घर पर ही रहने लगती है, जहां मीना अपना सारा गुस्सा अपने इकलौते बेटे पर ना निकाल कर सुष्मिता पर निकालने लगती है और बात बात पर उसे डांटती रहती है। चाय बनाने को बोला था, ये क्या पानी में हरी पत्ती डालकर लेती आई? चाय सेहत के लिए नुकसानदेह होती है, इसलिए ये ग्रीन टी बनाकर लेती आई मेरी होने वाली सासू माँ। खबरदार जो अपनी मनहूस जुबान से मुझे सासू माँ बोला तो। मैं केवल रूपा की सासू माँ हूं और किसी की नहीं। सेठ टोडरमल को जब ये खबर मिलती है तो उसके गुस्से की कोई सीमा नहीं होती। वो अपने आदमियों से अरुण की खूब पिटाई करवा देता है, लेकिन रूपा आकर अरुण को बचा लेती है। अरुण रूपा को मुस्कुराते हुए देखने लगता है। अच्छा हुआ तुम सही समय पर आ गई रूपा, नहीं तो तुम्हारा खूसट बाप मार मार कर मुझे बिना रॉकेट के ही ऊपर पहुंचा देता। एक तरफ अरुण की माँ मीना और सेठ टोडरमल
अरुण के ऊपर रूपा से शादी करने का दबाव बनाने लगे, तो दूसरी ओर सुष्मिता और उसकी मां शीलावती अरुण के ऊपर टोडरमल और मीना को सबक सिखाने का दबाव बनाते। बेचारा अरुण चक्की में आटे की तरह पिसा जा रहा था। हे भगवान, मुझे उठा ले बाबा। अब मैं एक पल भी जीना नहीं चाहता। इस जिंदगी से भली तो मौत है। करवा चौथ निकट आने वाला था, लेकिन अभी तक ये फैसला नहीं हो पाया था कि अरुण की पत्नी कौन बनेगी। कौन है वो जिसे अरुण पानी पिलाएगा और उसका व्रत सफल बनाएगा। तमाम लड़ाई झगड़ों के बीच अंत में सुष्मिता की मां शीलावती ने सबके सामने ये शर्त रख दी कि जो भी चांद को धरती पर लाकर अपने द्वारा लाए गए चांद को देखकर करवा चौथ का व्रत तोड़ेगा, अरुण उसे ही मिलेगा। क्या कहा? चांद को धरती पर लाना होगा? यह तो असंभव है। सुष्मिता ये सुन बहुत खुश हुई, क्योंकि वो जानती थी कि अपनी वैज्ञानिक बुद्धि का प्रयोग कर वो चांद को जमीन पर ला सकती है। लेकिन मीना को कुछ समझ नहीं आता कि वो चांद को जमीन पर कैसे लाए, इसलिए वो सुष्मिता की जासूसी करने लगती है। क्या हुआ बेटी? इस अंधेरे कमरे में तुम अकेली क्या कर रही हो? श्श, धीरे बोलो माँ, नहीं तो कोई सुन लेगा। मैं एक आर्टिफिशियल चांद बना रही हूँ जिससे मैं ये शर्त जीत सकूं। सुष्मिता ढेर सारे चावल को पीसकर एक बड़े से गुब्बारे के ऊपर लगा देती है और उस गुब्बारे के अंदर एक लाइट लगा देती है, जिससे वो आर्टिफिशियल चांद बिल्कुल असली चांद की तरह चमकने लगता है। मीना खिड़की के बाहर चुपके से सब देख सुन रही थी। तो माँ बेटी में ये खिचड़ी पक रही है। कोई बात नहीं, जितनी खिचड़ी पकाना है पका लो, लेकिन इसे खाएगी तो मीना ही। करवा चौथ का दिन था। सुष्मिता अपने चांद के साथ तैयार थी। उसकी रस्सी खोलते ही वो चांद समुद्र के ऊपर से आसमान की ओर उड़ने लगा। मछुआरिन मीना समुद्र के किनारे खड़ी होकर एक ऊंची लहर का इंतजार कर रही थी। इतने में चंद्रमा समुद्र के सबसे नजदीक आता है और समुद्र में से ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं। मीना उसी लहर के ऊपर अपना जाल लेकर खड़ी हो जाती है और चांद को अपने जाल में कैद कर लेती है। अब आया चांद मीना के कब्जे में। अब तो मुझे ये शर्त जीतने से कोई नहीं रोक सकता। सुष्मिता गुस्से से आग बबूला हो मीना से अपना चांद छुड़ाने को बढ़ती है, लेकिन तभी पीछे से सेठ टोडरमल आकर सुष्मिता को कैद कर लेता है। छोड़ दो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे, तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है। सेठ टोडरमल रूपा को इशारा करता है। रूपा का रास्ता अब खाली था। वो एक पेड़ के पीछे एक चांद जैसा बड़ा सा पैराशूट यानी हॉट एयर बलून रस्सी से बांधकर आसमान में उड़ा देती है। पेड़ से छिपे होने के कारण गांव की सारी महिलाएं इसे असली चांद समझकर अपना अपना व्रत तोड़ने लगती हैं। अरे देखो, इस बार चांद इतनी जल्दी निकल आया, चलो सब लोग अपना व्रत तोड़ो। रूपा भी अपना व्रत तोड़ने ही वाली थी कि तभी सुष्मिता की मां शीलावती चुपके से सुष्मिता और आर्टिफिशियल चांद दोनों का जाल काट कर दोनों को आजाद करा देती है। सुष्मिता का चांद आसमान में जाकर उड़ने लगता है। दो दो चांद को देख अरुण और सारे गांव वालों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। वो इसे करवा माता का चमत्कार मान हंसी खुशी दोनों चांदों को देख व्रत तोड़ने लगती हैं और अपने गांव को चली जाती हैं। वाह बहन, इस बार तो चंद्रदेव हम पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो गए और अपने भाई को भी साथ लेते आए। रात के समय जब चंद्रदेव आते हैं तो देखते हैं उन्हें पूजने वाला अब कोई नहीं है। उन्हें ये देख बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी अंतर्दृष्टि से सब जानकर सुष्मिता और रूपा पर बहुत क्रोधित होते हैं और जैसे उन्होंने दो चांद को बनाया उसी प्रकार अरुण के दो टुकड़े हो जाने का श्राप दे देते हैं। अरुण के दो टुकड़े हो जाते हैं और वो मर जाता है। अरे उठो अरुण, तुम्हें ये क्या हो गया है? अब मैं कभी भी तुम पर अपने पैसे और पद का रौब नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मैं समझ गई कि पैसे से प्यार को कभी नहीं पाया जा सकता। अपनी आंखें खोलिए जी, अब मैं किसी से भी उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती रिश्ता नहीं रखूंगी। आंखें खोलिए जी। रूपा और सुष्मिता को अपनी गलती का एहसास होता है और वो दोनों एक पैर पर खड़ी होकर करवा माता का ध्यान करती हैं। उनकी भक्ति से प्रसन्न हो करवा माता अरुण के दोनों टुकड़ों को जीवित कर देती हैं। वो एक एक टुकड़े पूरे होकर दो दो अरुण बन जाते हैं। करवा माता सबसे कहती हैं कि वही पति पत्नी आजीवन एक दूसरे का साथ निभाते हैं, जिनका रिश्ता प्रेम पर टिका होता है। लेकिन तुम दोनों का रिश्ता प्रेम की जगह लालच पर टिका था। मीना ने लालच में आकर ही रूपा से अरुण की शादी तय की और अरुण ने लालच में आकर सुष्मिता को शादी करने का वचन दिया। मैं तुम सभी को सद्बुद्धि प्रदान करती हूँ
जिससे तुम्हारे अंदर का लोभ समाप्त हो और प्रेम जाग उठे। तथास्तु। करवा माता ये कहकर अंतर्ध्यान हो जाती हैं। उन दोनों अरुणों में से एक अरुण से रूपा शादी करती है और दूसरे अरुण से सुष्मिता शादी करती है। करवा माता ने दोनों की मनोकामनाएं पूर्ण कर दी थी। मीना भी दो दो बेटे बहू को पाकर बहुत खुश थी। रेलवे स्टेशन पर अपाहिज बेटी का ढाबा। रमेश अपनी पत्नी कोमल और बूढ़ी मां दामिनी के साथ एक छोटे से घर में रहता है। रमेश बहुत ही गरीब था। वो उसी गांव में मजदूरी करके 200 रुपए रोज कमाता था। शादी के 7 साल बाद भी रमेश और कोमल को अब तक संतान नहीं हुई थी। एक दिन सवेरे रमेश अपने घर के आंगन में उदास बैठा था। जी, आप ऐसे उदास क्यों बैठे हो? कोमल, अपनी शादी को 7 साल हो चुके हैं, पर अब तक हमें संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पाया। कोमल, क्या हम कभी माता पिता नहीं बन पाएंगे? क्या हमारे बुढ़ापे का सहारा कोई नहीं होगा? जी, आप ऐसा क्यों सोचते हो? देखना, हमें भी जरूर संतान का सुख मिलेगा। कोमल, 7 साल कम समय नहीं होता। अब तो मेरी सारी उम्मीदें ही टूट चुकी है। अब तो लगता है कि हमें ये बात स्वीकार कर लेनी चाहिए कि इस जन्म में हम कभी माता पिता नहीं बन सकते। इतना कहकर रमेश अपने काम पर चला जाता है। अपने पति को ऐसा उदास और रोता देख कोमल पूरी तरह से टूट जाती है और दरवाजे पर खड़ी रमेश की बूढ़ी मां दामिनी ये बातें सुनकर खूब रोने लगती है। आखिर ऐसी क्या गलती हो गई हमसे भगवान जी? क्यों अब तक हमें माता पिता बनने का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है? मेरे बच्चों के जीवन को खुशियों से भर दीजिए भगवान जी। मेरे बच्चों के जीवन को खुशियों से भर दीजिए। दोपहर का समय। रमेश खाना खाने घर आता है। तभी कोमल दौड़ती हुई घर से बाहर जाती है और उल्टियां करने लगती है। क्या हुआ बहू, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? माँ जी, सवेरे से बहुत मचलाहट हो रही है मुझे। कोमल, हम डॉक्टर को दिखा कर आते हैं। रमेश कोमल को लेकर पास वाले हॉस्पिटल आता है, जहां एक लेडी डॉक्टर कोमल का चेकअप करती है। बधाई हो, आप दोनों माता पिता बनने वाले हैं। कोमल जी प्रेग्नेंट हैं। ये बात सुनकर कोमल और रमेश दंग रह जाते हैं। क्या बोला डॉक्टर साहिबा आपने? कोमल माँ बनने वाली है? जी हाँ, आपकी पत्नी माँ बनने वाली हैं। कोमल जी, अब आपको अपना खास ख्याल रखना है। आपको खाने पीने, पोषण, दवाई को समय से लेना है। जी। सुना आपने? हाँ कोमल, ये मैं कैसे बताऊं कोमल? मैं पिता बनने वाला हूँ कोमल। हम माता पिता बनने वाले हैं कोमल। रमेश की खुशियों का ठिकाना न रहा। कोमल और रमेश दोनों बहुत खुश होने लगते हैं। तभी वो घर आकर दामिनी को ये खुशखबरी सुनाते हैं। ये खबर सुनकर दामिनी बहुत खुश होने लगती है। मेरे बच्चों, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज तुमने मुझे अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी दे दी। 7 साल बाद तुम्हें माता पिता बनने की खुशी मिली। हाँ माँ जी, 7 सालों में इस पल का बड़ी बेसब्री से इंतजार किया था मैंने। 7 साल बाद माता पिता बनने की खुशी में रमेश और कोमल खुशी से पागल हो चुके थे। रात का समय। तभी कोमल रसोई में खाना बनाने जाने लगती है। कोमल बहू, आज से घर के सारे काम मैं करूंगी। तू बस आराम कर और अपने खाने पीने पर अच्छे से ध्यान दे। अरे नहीं माँ जी, मेरे रहते आप काम करोगे? ये कभी नहीं हो सकता। बहू, इस समय तू गर्भवती है और ऐसी अवस्था में काम करना तेरे और तेरे होने वाले बच्चे के लिए घातक साबित हो सकता है। इसीलिए जब तक तू गर्भवती है तब तक घर के सारे काम मैं करूंगी। उस दिन से घर के सारे काम दामिनी और रमेश मिलकर करने लगे और कोमल सारा दिन घर में आराम करने लगी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। कोमल की दवाई और पोषण वगैरह लाने के लिए रमेश लोगों से कर्ज लेने लगा। देखते ही देखते 9 महीने बीत जाते हैं। अचानक एक दिन कोमल को लेबर पेन होने लगता है, जिसके बाद रमेश कोमल को हॉस्पिटल ले आता है, जहां कोमल एक लड़की को जन्म देती है और तभी दामिनी की मौत हो जाती है। कोमल और रमेश दामिनी की मौत की खबर सुनकर खूब रोने लगते हैं और उससे भी ज्यादा वो अपनी बेटी को देखकर रोने लगते हैं, क्योंकि कोमल ने जिस लड़की को जन्म दिया था वो लड़की एक हाथ से और एक पैर से अपाहिज थी। ये देखकर कोमल और रमेश पूरी तरह से टूट जाते हैं। कुछ दिन बाद, रात का समय। इतने सालों बाद औलाद हुई, वो भी अपाहिज। इसके आते ही माँ भी चल बसी। कोमल, कहीं हमारी ये बच्ची मनहूस तो नहीं है? नहीं जी,
हमारी बच्ची मनहूस नहीं है। कोमल, मुझ पर काफी सारा कर्ज हो रखा है। अब हम इस अपाहिज बच्ची को कैसे पाले? ये तो बड़ी होकर हम पर ही बोझ रहेगी। ना इसकी शादी हो पाएगी, ना ये कोई काम करके पैसे कमा पाएगी, और ना ही ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बन पाएगी। इससे अच्छा कोमल, हम अपनी बेटी को किसी अनाथ आश्रम में छोड़ आते हैं। नहीं, मैं अपनी बच्ची को अपने से अलग नहीं होने दूंगी। बात को समझने की कोशिश करो कोमल। ये अपाहिज बच्ची हमारे लिए जीवन भर परेशानी का जरिया बनी रहेगी। रमेश कोमल को अपनी बेटी के बारे में काफी समझाता है। देखते ही देखते रात हो जाती है। तभी कोमल भी रमेश की बातों में आ जाती है और वो रमेश के साथ अपनी अपाहिज बेटी को हमेशा के लिए उसी गांव के एक अनाथ आश्रम में छोड़ आती है। रमेश और कोमल ने अपनी बेटी का नाम रिया रखा था। देखते ही देखते 30 साल बीत जाते हैं। रिया अब 30 साल की हो चुकी थी। रिया जिस अनाथ आश्रम में थी, अब उस अनाथ आश्रम में केवल अपाहिज रिया और एक साक्षी नाम की लड़की बची थी। एक दिन उस अनाथ आश्रम के मालिक रोहन की मौत हो जाती है, जिसके बाद कुछ ही दिनों में वो अनाथ आश्रम बंद हो जाता है और रिया साक्षी अलग हो जाते हैं। रिया बैसाखी के सहारे रास्ते से चली जा रही थी। अब कहाँ जाऊं मैं? अनाथ आश्रम तो हमेशा के लिए बंद हो गया। तभी रिया को सामने उस गांव का रेलवे स्टेशन दिखाई देता है। ये देखकर रिया उस रेलवे स्टेशन पर आती है जहां प्लेटफॉर्म पर राकेश नाम के एक बूढ़े आदमी का छोटा सा होटल था। तभी रिया राकेश के पास आती है और उसे अपने जीवन के सारे दुखों के बारे में बताती है। मेरी सहायता कीजिए काका जी, मुझे कोई काम दे दीजिए। बिटिया, तेरे जीवन के दुख सुनकर तो मेरी आंखें भर आई। जैसे तू अनाथ है, वैसे मैं भी एक अनाथ हूं। मेरा भी इस संसार में कोई नहीं है। मेरी होटल तो वैसे बहुत छोटी है, फिर भी मैं तुम्हें बर्तन धोने का काम दे सकता हूं। करोगी? जी काका जी, मैं करूंगी। उसके बाद अपाहिज रिया राकेश के होटल में बर्तन धोने का काम करने लगी और रात को उसी होटल में राकेश के साथ सोने लगी। एक दिन अचानक राकेश की भी मौत हो जाती है। ये देखकर रिया पूरी तरह से टूट चुकी थी। जैसे तैसे 2 दिन बीत जाते हैं। रिया अब अकेले राकेश का होटल संभालने लगी, बैसाखी और अपाहिज शरीर के साथ। रिया को अकेले होटल में काम करने में बहुत परेशानी हो रही थी। एक दिन सवेरे, राकेश काका ने मेरी बहुत मदद की थी। अब मेरा कर्तव्य है कि मैं उनके इस होटल को अच्छे से संभालूं और उनके इस कारोबार को अपनी मेहनत से आगे बढ़ाऊं। एक अकेली अपाहिज लड़की के लिए होटल चलाना बहुत मुश्किल था, फिर भी रिया ने हार नहीं मानी। वो अकेले होटल में खाना बनाने लगती है। धीरे धीरे रिया के पास ग्राहक आने लगे और दिन प्रतिदिन रिया के हाथ का स्वादिष्ट खाना खाकर लोग भी रिया के होटल में ज्यादा आने लगे। कई महीनों तक ऐसे ही चलता रहा। रिया की कमाई में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती रही और उसके पास काफी पैसा भी आ जाता है। एक दिन रिया अपने पैसों से अपने उस छोटे से होटल को एक बड़ा सा ढाबा बना देती है। ये देखकर प्लेटफॉर्म पर आए यात्री सब रिया के ढाबे पर आकर खाना खाने लगे। एक दिन उसी स्टेशन के 2 कैंटीन मैनेजर हरीश और अजीत रिया के ढाबे पर खाना खाने आते हैं। वाह अजीत इस रिया के बनाए खाने में तो बहुत ही स्वाद है। मैं क्या कहता हूँ, हम ट्रेन में जाने वाले खाने के पार्सल का ऑर्डर इस रिया को दे देते हैं ना। लोग ऐसा स्वादिष्ट खाना खाकर बहुत खुश हो जाएंगे। दोनों रिया के पास जाते हैं। रिया, हमें रोज 200 लोगों का खाना पार्सल चाहिए। क्या तुम हमारे इस ऑर्डर को पूरा कर पाओगी? हम तुम्हें अच्छे खासे पैसे भी देंगे। क्या 200 लोगों के लिए खाना? ये काम तो बहुत ही बढ़िया है। हाँ, कह देती हो। रिया हरीश और अजीत के खाने का ऑर्डर ले लेती है, जिसके बाद अजीत और हरीश रिया को कुछ एडवांस पैसे देकर वहां से चले जाते हैं। अब अपने ढाबे के खाने के साथ साथ मुझे 200 लोगों का अलग से खाना बनाना होगा, पर यह सब मैं अकेले कैसे कर पाऊंगी? एक काम करती हूँ, अपने ढाबे में 2 मजदूर लगा लेती हूँ जो काम में मेरी सहायता कर सके। उतने में वहां रिया के माता पिता रमेश और कोमल फटे पुराने अवतार में रिया के ढाबे पर आते हैं। रिया कुर्सी पर बैठी थी। बिटिया, 4 दिन से हम भूखे हैं। हम गरीबों की मदद कर बिटिया, हमें थोड़ा खाने को दे दे बिटिया। हाँ हाँ, आइए आइए, आप दोनों अंदर बैठिए, मैं अभी आपको खाना देती हूँ। रमेश और कोमल को अंदाजा भी नहीं था कि वो अपनी ही बेटी रिया के पास आए थे। दोनों अंदर ढाबे पर आकर बैठ जाते हैं। तभी रिया जैसे ही अपनी कुर्सी से उठती है तो रिया का एक हाथ और एक पैर अपाहिज देखकर रमेश और कोमल के होश उड़ जाते हैं। तभी रिया बैसाखी के सहारे दोनों के पास 2 थाली में खाना लेकर आती है। बिटिया, तुम ये अपाहिज,
तुम्हें पता है हमारी बिटिया भी एक हाथ एक पैर से अपाहिज थी और हम बदनसीब माता पिता ने अपनी ही बेटी को पैदा होने के बाद एक अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था। आज 30 साल हो गए। हम इतने बर्बाद हो गए कि हम रास्ते के भिखारी बनकर रह गए। हम कल अपनी बिटिया से मिलने उस अनाथ आश्रम में भी गए थे, पर वह अनाथ आश्रम हमेशा के लिए बंद हो गया। वहाँ के मालिक की मौत हो गई। हमने अपनी बिटिया को वहाँ बहुत तलाश किया, पर वो हमें मिली ही नहीं। क्या इसका मतलब आप मेरे माता पिता हैं? उस अनाथ आश्रम की अपाहिज लड़की मैं हूं। रिया की बात सुनकर कोमल और रमेश के होश उड़ जाते हैं। क्या तुम रिया हो? हाँ माँ, मैं रिया हूँ। मेरी बच्ची। जी जी, अपनी बेटी रिया है, रिया। मेरी बच्ची, कितनी बड़ी हो गई तू। कोमल रिया के गले से लगकर खूब रोने लगती है। तभी रमेश कोमल दोनों रिया से अपनी गलती की माफी मांगते हैं, जिसके बाद रिया उन्हें माफ कर देती है। और उसके बाद रिया रमेश कोमल को अपने जीवन के सारे दुखों के बारे में विस्तार से बताती है और कैसे उसने एक छोटे से होटल को इतना बड़ा ढाबा बनाया, वो सब बताती है। जिसके बाद रमेश और कोमल रिया के साथ उस ढाबे में काम करने लगे और अपनी बेटी के साथ वहीं रहने लगे।